सन्निधि संगोष्ठी 1 अक्टूबर 2022। इस बार की विधा रही पत्र लेखन एवं स्मृतियाँ। अध्यक्षता अवधेश श्रीवास्तव जी और मुख्य अतिथि ऋषि कुमार शर्मा जी। इसका बहुत महत्व था। पिछली शताब्दी में तो ऐसा था कि ये जो हमारे डाकघर बने और जो पोस्टमैन की कहानियाँ बहुत सारी चली, तो वो सब पत्र लेखन का ही इतना बड़ा महत्व था कि उसके साथ जुड़ के वो सब कहानियाँ बनती चली गई। आज की जिंदगी तो इतनी तीव्र गति से दौड़ रही है कि पत्र लेखन का समय किसी के पास नहीं है। अब तो आपको संदेश देना है, आपकी अपनी संवेदना है, भावना है, उनको भी किसी तक पहुंचाना है, तो बटन दबाइए और सब काम हो जाता है। अब उस समय यह था कि आपकी संवेदनाओं को, भावनाओं को भी संजोना पड़ता था, उनको संयम से अपने पास रखना पड़ता था। रख के फिर जब समय मिला तब पत्रों में उसको उकेरा गया और फिर भेजा गया। तो वो जो एक विधा थी वो एक तरह से साहित्यिक विधा ही बन चुकी थी। उसमें जो मन की बात व्यक्त की जाती थी वो आज के संदेशों में तो वो बात नहीं हो सकती, लेकिन उन पत्रों में जो लिखने वाला है और जिसको वो लिखी जाती उन सब के बीच में एक ऐसा संबंध बन के वो चीज़ें लिखी जाती थी कि मन की बात पूरी तरह से कही जाती। वो बात उस बात को हम लोग अपनी वो हमारी स्मृतियों में है, तो उसको हम लोग साझा करने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। साहित्य अपने आप खिलौने लेने लगता है किसी भी सामान्य व्यक्ति के अंदर भी। ऐसा मुझे लगता है। मैं जब भी यहाँ आया हूँ, दूसरा मेरा अवसर है और बहुत इसके लिए जो आज के समय में इस प्रकार की व्यवस्था हो और उसके फिर नियमित रूप से गोष्ठियाँ भी हों, तो बहुत ये अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है कि लोग इतना समय भी नहीं है और इतनी व्यवस्था करना भी सबके बस का नहीं है। प्रबुद्ध हमारे अध्यक्ष भी हैं आज और लंबे अनुभव वाले, उनके सामने तो हम लोग क्या है कुछ भी नहीं, जो हम लोगों ने कार्य किया है उनकी बात छोड़ दीजिए। अध्यक्ष हों या हमारे विशिष्ट अतिथि हों, उनकी अनुमति से मैं अब इस गोष्ठी को प्रारंभ करता हूँ। और ये अतुल जी ने बहुत विस्तार से बता दिया है कि पत्रों का हमारे जीवन में आज भले ही उतने ये सामने ना आते हों, लेकिन निश्चित रूप से अब से 10-20 साल पहले इनका अत्यधिक महत्व था। पहले ईमेल आई, मेल पे अपनी छोटी सी बात को जिसको भी संप्रेषित करना हो फट से कर दिया। आज उसका उपयोग भी और सदुपयोग भी बहुत बढ़ चुका है। उस साहित्य में उसका बहुत हम लोगों को बहुत लाभ हो रहा है मेल का। मां समान गुरु के चरणों में सादर प्रणाम। मैम, आज पहली बार आपको पत्र लिख रही हूँ। मुझे विश्वास है मुझे याद करने में आपको अधिक समय नहीं लगेगा। यह भी सच है कि मेरे बाद मेरे जैसे लाखों छात्र आपसे पढ़कर जा चुके होंगे। मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुकी हूँ। आज माँ के रूप में एक अध्यापिका की भूमिका भी निभा रही हूँ।
चरण स्पर्श। मैं राजीव दिलवालों की नगरी दिल्ली से आपका एक अपना सा प्रशंसक। वैसे तो सुबह से लेकर रात मेरी दिनचर्या कुछ ऐसी है कि मैं हर समय किसी न किसी काम में अत्यंत व्यस्त रहता हूँ। यूँ समझ लीजिए कि अपनी खिदमत में फुल मस्त रहता हूँ। फालतू बातों के लिए मेरे पास ज़रा सा भी वक्त नहीं। उनके बारे में सोचना तो जैसे गुनाह है, पाप है मेरे लिए। यकीन मानिए मेरे पास जहर खाने तक की भी फुर्सत नहीं। इतना बिजी होने के बावजूद भी आज मुझे आपको ये पत्र लिखने का बाध्य होना पड़ा। इसी से आप समझ जाएंगे कि मामला कितना संगीन और माहौल कितना गमगीन है। अभी कुछ दिन पहले दुर्भाग्य से मुझे टीवी पर आपकी फिल्म पा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो मेरी पिताजी के द्वारा लिखी गई थी। कहते हैं किसी की चिट्ठी उसकी मर्जी के बिना नहीं पढ़नी चाहिए, पर पिताजी पर तो अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, तो फिर चिट्ठी पढ़ने में कैसा बंधन। और वैसे भी चिट्ठी पढ़ने का आनंद ही कुछ और है। मैंने चिट्ठी पढ़ी। प्रिय पारस, बहुत सारा प्यार और आशीष। आशा करता हूँ घर पर सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। तुम्हें जानकर बेहद खुशी होगी कि जिंदगी और मौत की जंग में एक बार फिर से इस नालायक बेटे ने मौत को मात दे दी है और जीवन की जंग जीत ली है। जिंदगी को फिर उसी तरह चलने का प्रण कर लिया है जैसा वह अपने पैरों पर चलकर पहले करता था। मां, तुम्हें याद तो होगा, किसी ने बताया होगा तुम्हें कि मेरे मस्तिष्क में खून ऊपर से शरीर के नीचे नहीं पहुंच रहा था। डॉक्टर ने यह कह रखा था कि एक हफ्ते में अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो मरीज को लकवा मार सकता है। एक पैर या दोनों पैर या कहीं भी शरीर के किसी भी अंग में लकवा मार सकता है। मोर पंख हवा में कितने धुले धुले नक्श खींच रहा है, मिटा रहा है। गुंजों की चट्टन सी हमारी पूरे वजूद पे छाती सिमटती सरसारियों के मुबहम से पैगाम लिख रही हैं। खत तो मैंने बहुत लिखे, बहुतों के जवाब ऐसे थे जिन्हें आज भी याद करती हूँ। सरे मिज़गा सितारे कांपते हैं कि जूही के शिगुफ़े खिल रहे हैं। इस सुकूते सीने दरिया से ये तुबियानी लेकर अपने सर ये फुलकारी रखी। फुलकारी, हाँ, मेरे खत के जवाब में लिखा था ज्ञान नंदन ने, ब्याह करो तो तुम्हें बिटिया की तरह एक फुलकारी देना चाहता हूँ। टूटा हुआ, हाँ, मुझे रोना भी खूब आया क्योंकि आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बाबू, मैंने यह बात आपसे खुलकर नहीं बताई, आपसे दोस्ती बना कर रखी ऊपर ऊपर। शायद यह वजह नहीं हो कि आपने भूत में हमारी आर्थिक रूप से बहुत मदद की। संभव आप जैसे अमीर से ऊपर ऊपर ही सही दोस्ती कायम रहे तब जो किसी में भी काम आए या लालच आ गया हो। वजह जो भी रही हो, लेकिन पहली बार मैंने अपने स्वभाव के विपरीत आचरण किया कि दिल में गांठ बनी रही, मगर मैंने खोली नहीं। पर इस गांठ की वजह से मैं दिल से आपको अपना नहीं पा रही। लेकिन मेरी अंतरात्मा ने मुझे ये कहा कि आमिर यहाँ तुम्हें सीखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए और सबसे ज़्यादा अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए ये सही सबसे उपयुक्त स्थान है। तो मैं कार्यक्रम के आयोजक और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मेरा मन बहुत खुश है कि मैं बहुत सही जगह पे आया हूँ और मेरे लिए तीर्थ जैसा है। और मेरे मन ने आज ये कहा है कि मैं अपना पहला पत्र सन्निधि संगोष्ठी के नाम लिखूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने मित्र के लिए एक तो लिखा था वो मैं सुनाना चाहूँगा कि बढ़ो सब मंजिल की ओर तो कदम हरगिज़ न रुकने चाहिए। बढ़ो सब मंजिल की ओर तो कदम हरगिज़ न रुकने चाहिए। संघर्षों के लिए बादल हरदम छटने चाहिए। मैंने लिखी है एक पाती माँ के नाम। माँ, आप कैसी?
हम सब यहाँ पर कुशल मंगल हैं। मैं कई बार आपको सितारों में ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि शायद आप भी मुझे देख रही हो। आपके जाने से बहुत कुछ पल में बदल गया। वक्त के साथ हम बड़े तो हो गए, पर हर वक्त आपकी कमी महसूस की। धीरे धीरे हम भाई बहन को स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, घर परिवार में बिजी हो गए, और सबसे ज्यादा अकेले हो गए। क्योंकि कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें आप निकाल नहीं सकते दिमाग से, वो छा जाए। ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ अभी भी हो रहा है। मैं उनमें से एक शेयर करूँगा आपके साथ। उन दिनों मैं जूनियर ट्रांसलेटर से सीनियर बना था और मैंने UPSC ज्वाइन किया था। मैं इसमें की बात बता रहा हूँ, तो इसके बाद में मुझे कहानी लिखने पर भी मजबूर किया। तो जब मैं UPSC पहुँचा तो वहाँ डायरेक्टर थी किरण। तो उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ के रहने वाले हो? तो मैंने कहा मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा मजदूरी करते हैं। फिर मुझे लगा ये सब पूछने की आवश्यकता तो नहीं थी। मैं जब प्रमोशन का लेटर लेकर गया था तो मुझे ज्वाइन करा लिया। यदि शुभाशीष लिखता हूँ तो लगता है किस मुंह से लिखूं, क्या आशीष दूं तुम्हें। तुम्हारा वो दर्द और वो दर्द भरा चेहरा आ जाता है आंखों के सामने। क्या कर पाए हम तुम्हें बचाने के लिए? अरे बचाना तो छोड़ो, हम तो घटना घटने से पहले तुम्हें सुरक्षित ही नहीं रख पाए। अब आशीष दें या न दें क्या फर्क पड़ता है। कभी कभी लगता है कि हम इतने विवश क्यों हैं। क्या एक अकेली लड़की के साथ यह सब होना ही उसकी किस्मत में लिखा है? क्या सारे परहेज केवल लड़कियों के लिए ही होते हैं? अच्छी है, 1.5 लाख रुपए जेब में डालते हैं, उसके बाद घर जाते हैं तो लगता है यार अच्छी है। लेकिन मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ कि जब हम लोग सुबह निकलते थे अपने घर से, अपने कंधे पे थैला लटकाए हुए पढ़ने के लिए स्कूल को, तो माँ जो है सिर्फ चाराने देती थी। क्योंकि उन दिनों में जो बस का किराया होता था महज 10 पैसे होता था। और एक बस चला करती थी गाजीपुर डेयरी फार्म से 206 रुपए, वो बस आज पीछे। तो हम लोग उसे जगतपुरी से पकड़ा करते थे और पीछे वाला जो हिस्सा होता था उसके अंदर बूढ़े लोग अपने दूध के जो डब्बे रखते थे वो रखते थे। तो चेकिंग वगैरह भी होती थी। अब जब हम लोग बस के अंदर चढ़ते थे तो हम उसे 10 पैसे का टिकट लेते थे। दो ऐसे विषय हैं जो परस्पर जुड़े हुए हैं। यदि स्मृतियाँ हैं तो पत्र लेखन भी है, क्योंकि प्राय पहले जो पत्र लेखन होते थे स्मृतियों से ही जुड़े होते थे। माँ पिता भाई बहन सबकी स्मृतियाँ। कुछ स्मृतियाँ जो दृश्य हैं, कोई अदृश्य है और उस पर भी हम लिखते हैं। लेकिन आज ये जो सत्र के अंत में जो कविश्वर भाई जी ने जो प्रस्तुति दी है, उसके बाद मैं कहता हूँ कि हमारे जो हमने जो लेखन लिखा है, अब हम कभी दूसरे प्रस्तुति में करेंगे, दूसरे सत्र में, लेकिन 2 पंक्ति कहते हुए चलूंगा कि पहले लोग का हिस्सा बनी या मैं तुम्हारी जिंदगी में आया, उसकी कोई वजह तो जरूर नहीं होगी। जीवन की किशोरावस्था के यौवन काल में प्रवेश करने का समय जीवन में सबसे अधिक ऊर्जावान और भविष्य निर्धारित करने का समय होता है। पर इसी समय में वे अत्यंत निजी निर्णय भी लिए जाते हैं जो जिंदगी को जिंदगी कहलाने लायक बनाते हैं। तुम भी तो मेरे उन्हीं फैसलों में से एक थी। उम्र के उस पड़ाव पर तुम कितनी अल्हड़ किस्म की बातें किया करती थी। किताबें और कापियों का बैग तुम्हारे सीने से चिपका रहता था। कॉलेज में प्रवेश के बाद भी तुम चोटियां 2 ही बनाती थी। यहाँ तक कि शुरू के दिनों में तो तुम स्कर्ट भी पहन कर आती थी।
फिर न जाने क्या हुआ कि एक दिन अचानक तुम सफ़ेद रंग का चूड़ीदार पायजामा और उस पर शायद हरे रंग की कुर्ती और उस पर सफ़ेद चुन्नी ओढ़कर आई थी। उस दिन तुमने अपनी चोटियों की संख्या भी 1 कर ली थी। क्योंकि यहाँ का एक आदमी बाहर जाकर 10 का काम करेगा, वो राजदूत बनेगा कि आज इस यूनिवर्सिटी में क्या हुआ। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया और यहाँ बोलने का अवसर दिया। मैं साहित्य के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में बिल्कुल शिशु, मैं रामानुजन को पढ़ता रहा और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैंने काफी सुना है। और सबसे पहले मैं आदरणीय कालेकर जी को नमन करता हूँ, उनको अपनी श्रद्धांजलि करता हूँ। और जहाँ तक विष्णु प्रभाकर जी का प्रश्न है, उनके पुत्र उन्हीं के रूप में मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ। और इस संस्था विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान ने मुझे आमंत्रित किया, उनका एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूँ। विष्णु प्रभाकर जी से मेरे को मिलने का 2 बार अवसर मिला है। एक लगभग होगा 92 के आसपास का समय होगा, वो आकाशवाणी आए थे एक बार और उनसे वहाँ मेरी भेंट हुई थी। और एक बार मुंडे वाला के घर में अवधेश जी के साथ ही मैं वहाँ जाकर मिला था। उस समय उस कक्ष में अवधेश जी, मैं, विष्णु जी और निशान जी। तो भाई उनकी रचनाएं तो काल जयी हैं, चाहे हमारा मसीहा हो या अर्धनारीश्वर हो या जो भी हो उनकी रचनाएं। परंतु मैं मुझे को ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई उन्होंने इतना अच्छा विषय रखा है संगोष्ठी का कि पत्र लेखन और स्मृति। पत्र लेखन के बारे में तो सभी जानते हैं और सभी को पता है कि भाई जब कोई व्यक्ति पत्र लिखता है तो अपनी बातों का वो विवेचना करता है, अपनी बातों की विवेचना करता है कि किस तरह से अपने मन के भावों को लिखता है। उसमें वो नाटकीय रूप भी आता है, उसमें आत्मचिंतन भी आता है, उसमें आत्मलेखन भी आता है और विधाएं उसके अंदर ही बदलती रहती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम किसी से बात कर रहे हैं, पत्र के माध्यम से ही बात कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। और मुझे याद है कि जिस तरह से राजीव करेगा जी ने पत्र लिखा अमिताभ बच्चन को, मैं भी लिखा करता था। और मैंने पत्र लिखा मूंगफली पेड़कल को, उनके जितने एपिसोड आते थे मैं उनको पत्र लिखता था, मुझे बहुत पसंद थे। और उनका जवाब मैं 10 लिखता था, उनका 1 जवाब। मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे ये भी चिंता नहीं कि उनका जवाब आए, क्योंकि बाल मन है, बाल मन की गहराई किसको क्या लिख जाए कुछ नहीं कहा जा सकता उस समय। और तो पत्र लेखन तो अपने आप में अनूठी विधा है, उसमें आप किसको क्या लिख दें। दिल्ली में बहुत सारे आज ऐसे अध्यक्ष हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं पत्र लिखा करता था जब वो अपने विद्यार्थी जीवन में, वो मुझे लिखा करते थे। और एक दो पत्र आज भी सुरक्षित है। अभी अध्यक्ष से बात चल रही थी कि पत्रों का बहुत सिलसिला है, एक फाइल हुआ करती थी, मेरे पास भी थी। अब वो घर वालों ने या रद्दी समझ के या बेकार समझ के फेंक दी, वो हमारा नुकसान हो गया। एक दो पत्र कहीं बचे होंगे। एक बार मैंने पत्र लिखा हरिवंश राय बच्चन जी को, उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए अपनी बात लिखी कि मैं आपकी कविताएं और आपकी बहुत अच्छी लगती है मुझे। लेकिन मेरा जो आकर्षण था वो अमिताभ थे, जिस तरह से राजीव जी के थे, अमिताभ जी अच्छे लगते थे। उसके कारण मैं अमिताभ जी के कारण ही मैं हरिवंश राय बच्चन जी की सारी चीजें पढ़ता था। क्या भूल क्या याद कर या उनकी जो भी उन्होंने रचनाएं लिखी थी उसको पढ़ने की कोशिश किया। तो आप देख सकते हैं कि जब हम कुछ चीज पढ़ते हैं और उनके बारे में लिखते हैं, जब वो वहां तक पहुंचता है, ये कला है जो आपने लिखा है, यदि वही आप पहुंच गया दूसरे व्यक्ति तक तो आप अपनी कला में बाहर करते हैं। किसी का पत्र है, सुरेंद्र जी का पत्र, वहाँ परिवार है,
यहाँ साहित्यिक परिवार। सीधी सी सच्ची बात यह है कि मैं अलग अलग किसने कैसा लिखा उसको कोई टिप्पणी नहीं, जनरल बात बेहतर रहा अंजू जी को बीच में बोलवा, अगर शुरू से बोलवा, क्योंकि जिस तरह से संवेदनाएं उपज गई यहाँ, तब उनको संभालना बड़ा मुश्किल है। देखिए, सबने अपनी की बात की, मैं कुछ बातों पर टिप्पणी करूँगा। फिल्मों के बारे में इधर भी कहा गया, ऋषि ने भी कहा, आपने खत था या अपनी बात की अपना फ्रस्ट्रेशन था या अपनी ओपिनियन, बहुत सारी चीजें। मैं आपको दूसरी तरह से समझा। फिल्म आई थी रामराज, शायद तो पैदा भी नहीं होंगे आप भी हो, क्योंकि उस फिल्म की जो हीरोइन वो नूतन और तनुजा की मां, यानी आपकी काजोल अभिनेत्री की नानी सोना सा, उन्होंने सीता की भूमिका की। वो फिल्म उस पीरियड में धार्मिक फिल्मों का युग था, बहुत सोना समर के फोटोग्राफ चित्र लोगों ने घरों में लगाया, अमिताभ बच्चन के भी लगाया, घरों में इतनी आस्था। वो फिल्म चल गई, हिट हो गई और सोमनाथ समर को और फिल्में मिलने लगी, हीरोइन की और तरह की भूमिका करने लगी। लेकिन दिक्कत पुलिस को भी होगी, और दिक्कत सोमनाथ समर नॉर्थ वेस्ट से लोग यहाँ जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, प्रभु जी जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, ओ दाता